नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली एम्स में एडमिट होंगे हरीश रावत। कोरोना पॉजिटिव आए हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली जाएंगे और वहां उनका इलाज होगा। तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों की सलाह पर वो रेफर किए जा रहे हैं। अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज़ 18 उत्तराखंड के एडिटर। अनुपम जी, क्या जानकारी मिल रही है हरीश रावत जी की तबीयत को लेकर? उनका पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि उनकी तबीयत तो ठीक है, स्टेबल है, लेकिन एहतियातन उनको दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला उन्होंने लिया है डॉक्टरों की राय पे। वजह यह है कि एक तो उनकी उम्र 70 प्लस वो है, उम्र थोड़ी ज्यादा है। दूसरा ये कि होली का ये दौर है, इसलिए डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी हॉस्पिटल्स में कम रहती है, इसलिए वो उनका परिवार का कहना है कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए एम्स की तरफ को उनको एडमिट करेंगे। फिलहाल कितने दिन भी जो भी डॉक्टर कहें, अगले 5-6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, वोटेवर, उस तरीके से वो वहाँ रहेंगे। जी ना, तो ये यानी कि एक थोड़ा सा एडवांस स्टेप है। परिवार के और लोगों के भी पॉजिटिव होने की खबर आई थी, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए, फिलहाल अभी परिवार के और लोगों के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो शायद यहीं इलाज कराएं, लेकिन फिलहाल हरीश रावत जी को ही अभी शिफ्ट करने की बात है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि उनका एज का एक फैक्टर है। बिल्कुल, लाइन इज आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो उम्र जो है एक बहुत बड़ा कारण है। फिर त्योहार आ रहे हैं, ये एक बड़ा कारण है। डॉक्टर्स जो हैं, ये जिक्र हो रहा है कि अब थोड़ा सा छुट्टियों पे भी कुछ डॉक्टर्स, हालांकि कोविड में डॉक्टर्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, तो किसी तरह की कोई आगे दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए एक सावधानी वाला स्टेप परिवार उठा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो हम हरीश रावत का जिक्र कर रहे हैं, और क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उम्र जो है एक बहुत बड़ा कारण है। आप जानते हैं कि उम्र के हिसाब से आपकी क्षमता बीमारियों से लड़ने की थोड़ी कम हो जाती है, तो एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है कि उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है और वहां उनका इलाज होगा। तो पूर्व सीएम हरीश रावत के कोरोना पॉजिटिव होने से पहले कोटद्वार और जयहरी खाल इलाके का उन्होंने दौरा किया था, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की मीटिंग में भी हिस्सा लिया और जयहरी खाल में होली मिलन समारोह में भी हिस्सा लिया था। अब उनके सीधे संपर्क में आए पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, कोटद्वार मेयर हेमलता नेगी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने अपने आप को घर में आइसोलेट किया है। स्वास्थ्य विभाग हरीश रावत के संपर्क में आए लोगों का रैपिड टेस्ट करने की तैयारी में है। कई लोगों के संपर्क में आए थे हरीश रावत। निर्देशों के हिसाब से ही की जा रही है। माननीय हरीश रावत जी का पॉजिटिव आने की सूचना हमको कांग्रेस के ही पदाधिकारियों से मिली है, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि हम उनके साथ काम किया था, तो हम उन सबके टेस्ट आज करा रहे हैं, PCR टेस्ट करा रहे हैं उन सब। सल्ट विधानसभा उपचुनाव में नामांकन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स के नाम फाइनल नहीं किए हैं, जबकि नामांकन के लिए अब महज 3 दिन ही बचेंगे। 28 मार्च को रविवार और 29 को होली की वजह से अवकाश रहेगा। 26, 27 और 30 मार्च का समय नामांकन के लिए सियासी दलों के पास होगा। इधर बीजेपी सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी वजह से शाम 4 बजे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम देहरादून पहुंच रहे हैं। दुष्यंत गौतम रात 8 बजे सल्ट को लेकर पार्टी नेताओं की मीटिंग लेंगे। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि आज शाम तक पार्टी कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर देगी। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा कैंडिडेट की घोषणा कर देगा और आदरणीय प्रभारी जी आज शाम को जिन लोगों को सल्ट की जिम्मेदारी दी गई है उन लोगों के साथ बैठक करेंगे और एक विस्तृत कार्य योजना पूरी सल्ट पर बनेगी। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर के, और जो कि हमारी मजबूती भी रहा है बूथ, उस पर जाकर के चुनाव को लड़ेंगे और हमें विश्वास है कि हम इसमें निश्चित रूप से जीत अर्जित करेंगे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह दिल्ली में हैं, जहां पर वो आज प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि आज सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के नाम पर मुहर लग सकती है। गंगा पंचोली और विक्रम रावत का नाम प्रदेश कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। न्यूज़ 18 से प्रीतम सिंह ने बातचीत में इस बारे में जानकारी दी। बातचीत करने के लिए हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी। सर, सिल्ट विधानसभा का उपचुनाव होना है, कब तक नामों की घोषणा हो जाएगी? किन किन से मुलाकात आप करने वाले हैं दिल्ली दौरे पर? नहीं, देखिए, सल्ट विधानसभा का उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा होनी है। संगठन महामंत्री जी से जैसे ही वार्ता होगी
उसके बाद जो भी प्रत्याशी होगा उसका नाम जो है सार्वजनिक करने का काम कांग्रेस करेगी। सर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि 2 नाम प्रदेश की तरफ से भेजे गए हैं, गंगा पंचोली जी और विक्रम सिंह जी, उनके हिसाब से। नहीं, सही बात है, 2 लोगों ने कांग्रेस के टिकट को मांगा है तो उनके ही नाम पर जो है विचार हो रहा है, चर्चा हो रही है। अब किसको टिकट मिलना है ये तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा। सर कब तक इसकी घोषणा हो जाएगी? अतिशीघ्र घोषणा हो जाएगी, हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी घोषणा हो जाए। उधर देहरादून में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्या ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से पोषण व्रत को झंडी दिखाकर रवाना किया। 16 मार्च से 31 मार्च तक पोषण पखवाड़े का मनाया जा रहा है, जिसमें पोषण रथ राज्य में 25 मार्च से 5 अप्रैल तक 10 दिवसीय भ्रमण पर रहेगा। रथ में लगी LED स्क्रीन पोषण अभियान के 5 सूत्रों को जन जन तक पहुंचाएगी। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवा ओवरएज होते जा रहे हैं और छात्र लोक सेवा आयोग की लेट लतीफी से वो परेशान हो चुके हैं। देखिए, उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा नौकरी की चाहत के लिए आयु सीमा पार करते जा रहे हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग अपनी कार्यप्रणाली नहीं सुधार रहा, क्योंकि समय पर वैकेंसी नहीं आ रही, जिससे युवा परेशान हो रहे हैं। पेपर आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से अड़ंगा लग जाएगा। अगर जो पहले जैसा अभी वर्तमान में समीक्षा अधिकारी का पेपर आया, पहले हर कोई कैंडिडेट उसमें भाग ले सकता था, अब क्या कर दिया गया कि जो बीकॉम बैकग्राउंड का होगा केवल वही पेपर देगा। वहीं हरिद्वार में जब न्यूज 18 के संवाददाताओं ने आयोग के सचिव से लेकर अध्यक्ष तक से इस देरी की वजह पूछने की कोशिश की तो कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव ने कहा कि सरकारी भर्ती की प्रक्रिया जटिलता से भरी होती है, लेकिन इसके बाद भी आयोग समय पर परीक्षाएं करा रहा है। प्रदेश में अफसर बनने का सपना देख रहे हजारों युवा पिछले 5 सालों से PCS भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम की लचरता का आलम यह है कि 2016 के बाद से अब तक लोक सेवा आयोग ने एक भी बार PCS की परीक्षा का आयोजन नहीं किया है। भर्ती की इंतजार में हजारों युवाओं की आयु सीमा पूरी हो रही है। लंबे समय से PCS भर्ती परीक्षा नहीं निकाले जाने के सवाल पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम बहुत तेज़ी से परीक्षाएं करा रहे हैं, एवरेज 20 परीक्षाएं हर साल करा रहे हैं। कोरोना के बाद भी हम 7 रिटर्न एग्ज़ाम करा चुके हैं, तो हमारे एग्ज़ाम्स टाइम पर हो रहे हैं, बल्कि अभी तो कुछ अभ्यर्थी हमसे कह रहे हैं कि साहब ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, इसको डिले करना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि इस पर आयोग से बात की जाएगी। लोक सेवा आयोग को अपनी सेवाओं के लिए जो उनका काम है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए तेजी से लानी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ इस बारे में मुख्य सचिव से के बाद कह दिया जाएगा कि लोक सेवा आयोग के साथ वार्ता करके इस तरह की जितने भी उनके पास रिक्वेशन गए हैं उन पर तेजी ला करके उनका निस्तारण करने हेतु निर्देश दिया जाएगा। फिलहाल तो आयोग की सुस्त चाल का नुकसान युवा ही उठा रहे हैं। देखना होगा कि लोक सेवा आयोग अपनी कार्यप्रणाली में तेजी कब लाता है। न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी के साथ पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। और अब बात महाकुंभ की करेंगे। महाकुंभ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत हरिद्वार में डेरा जमाए हुए हैं। कोई अपनी अनूठी साधना तो कोई अनोखी कदकाठी की वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है। ऐसे ही एक खास नागा बाबा है, नारायण नंदगिरी महाराज। वो जूना अखाड़े के नागा सन्यासी हैं और इनकी हाइट है महज 18 इंच, वजन भी सिर्फ 18 किलो। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु इस अनोखे नागा बाबा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। हरिद्वार कुंभ में आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। बहुत से साधु संत अपनी अनोखी वेशभूषा के चलते लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो कोई अपनी लंबी चौड़ी कद काठी के चलते।
लेकिन एक नागा सन्यासी ऐसे हैं जो अपनी कम हाइट के चलते कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहे हैं। इन नागा सन्यासी का नाम है नारायण नंदगिरी महाराज, जो जूना अखाड़े के नागा सन्यासी हैं। हरिद्वार स्थित श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के पास बिरला घाट पुल के किनारे इन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ है। जो कोई इस राह से गुजरता है वो नारायण नंदगिरी महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। 55 वर्षीय नारायण नंदगिरी महाराज 2010 के हरिद्वार महाकुंभ में जूना अखाड़े से जुड़े और नागा सन्यासी के रूप में दीक्षा ली। उनका नाम सत्य नारायण पाठक था, लेकिन दीक्षा लेने के बाद उनका नाम नारायण नंदगिरी महाराज हो गया। सन 2009 में लगा था कुंभ का मेला, तब हम अपने गुरुजी के पास आके नागा हो गए थे। घर का नाम तो झांसी तरफ का नाम तो है हमारा सत्यनारायण पाठक। अच्छा। नागा बने को है नारायण नंद गिरी जी बावन भगवान। कुल कितनी हाइट है आपकी? जो कुछ है तो है 18 इंची। अच्छा। उम्र हमारी 55 साल की है। अच्छा। नारायण नंदगिरी महाराज का जीवन काफी कठिनाइयों से भरा रहा। जब तक उनके माता पिता जीवित थे तब तक वो उन पर आश्रित थे। उनके खाने पीने, उठाने बिठाने से लेकर सभी काम उनके माता पिता ही करते थे। लेकिन माँ बाप के गुजरने के बाद उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार में कोई देखरेख करने वाला नहीं था। फिर इस मायावी दुनिया से मोहभंग होने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। और जब तक माता पिता रहे तब तक तुम पेशाब करने के लिए झांसी से अपने घर से बाहर नहीं निकले। अच्छा। कितनी उम्र तक? उम्र तो हमारी 55 साल की हो गई है। अब माता पिता नहीं है तो अब कैसे करते हैं? जन्म ही से हैं बेटा, जन्म ही से हैं। जन्म से ही परेशानी तो है। उठाने हैं, ढलना है, जब कोई उठा पाएगा, जब कोई दे पाएगा तभी खा पाएंगे, तभी पी पाएंगे। क्या अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाते। हम तो नीचे नहीं उतर पाएंगे तखत से। अच्छा। शिष्य उमेश कुमार उनका ख्याल रखता है। एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने से लेकर उठाने बिठाने तक सभी काम वही करता है। उमेश की माने तो नारायण नंदगिरी महाराज 2010 के कुंभ में भी हरिद्वार आए थे और इससे पहले वो प्रयागराज कुंभ में भी भाग ले चुके हैं। उनको सब कुछ लाना धोलाना सब कुछ करना पड़ता है। कहाँ जाते हैं वापस बात रहते हैं? जहाँ रात जाते हैं वहाँ। किन स्थानों पर गए हैं? किन किन कुंभ में आपने भाग लिया? हमने तो इलाहाबाद यहाँ आए हैं, इलाहाबाद गए हैं। यहाँ तो दूसरी बार है, यहाँ का दूसरी बार है। और इलाहाबाद कुंभ किले कहाँ जाते हैं? कैसा माहौल हो जाता है महाराज जी? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत भक्त दर्शन करते हैं। बहुत आनंद आता है इनको देखकर। सारे संसार को भी देखकर माथा टेकता है तो उनको भी आनंद आती है। छोटी कदकाठी वाले नारायण नंदगिरी महाराज जहाँ कहीं जाते हैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। जो कोई उन्हें देखता है उनका आशीर्वाद लेने जरूर आता है। पुलकित शुक्ला, न्यूज़ 18, हरिद्वार। न्यूज़ 18 की वेबसाइट ने आज तक को पछाड़ दिया। न्यूज़ 18 की वेबसाइट आज तक एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़ की वेबसाइट से आगे निकल चुकी है। news18hindi.com पर 5 करोड़ 43 लाख से ज्यादा पाठक हैं। 5 करोड़ 43 लाख से ज्यादा पाठकों के साथ news18hindi.com नंबर 1 नॉन न्यूज़पेपर वेबसाइट बन चुका है।
टिहरी बांध विस्थापितों की बात करें तो करीब 1.5 दशक से मिल रहा फ्री का पानी और सीवर लाइन की सुविधा अब जल्द बंद हो सकती है, क्योंकि जल संस्थान का भार 21 करोड़ के पार पहुंच चुका है। नई टिहरी से लेकर देहरादून तक करीब 10,000 टिहरी विस्थापित लोग रहते हैं। हनुमंतराव कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानकर विस्थापित 2006 से ना तो पानी का बिल दे रहे हैं और ना ही सीवर का। इसकी वजह से आज तक ये बिल 15 करोड़ तक पहुंच चुका है। अब जल संस्थान का कहना है कि इस रकम को या तो सरकार भुगतान करे या खुद विस्थापितों से वसूली जाए। जी, हमने इसमें कैलकुलेशन किया था 2006 से लेके अब तक 2017-18 तक 15.57 करोड़ था और अभी आगे उसको मिला के 6 करोड़ और हो गया है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो कृपया हमें ये धनराशि दिलाएं। इसके अतिरिक्त जो टिहरी में भी एनडी कनेक्शंस हैं उसमें पब्लिक से अनुरोध है कि वो अपना बिल अवश्य दें। और जिन लोगों ने अपने प्लॉट्स वगैरह रीसेल कर दिए हैं, टिहरी विस्थापित से ले लिए हैं, तो वो अधिकतर लोग हमें बिल दे भी रहे हैं और जो शेष बचते हैं वो भी बिल देंगे। न्यूज 18 की पड़ताल में पता चला है कि मार्च 2019 में राज्य सरकार ने टिहरी बांध विस्थापितों के 2018 तक के बिल माफ करने का फैसला लिया था और इसके बदले में 15 करोड़ की राशि राज्य सरकार जल संस्थान को देगी। इसके लिए तत्कालीन पेयजल मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाई गई, लेकिन इस बीच प्रकाश पंत का निधन हो गया। अब इस कमेटी का क्या हुआ, इसकी जानकारी सरकार को भी नहीं है। कायदे से तो ये पैसा टीएसडीसी सरकार को मिलना चाहिए, तो वो भी पैसा अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें पेयजल जो कमेटी बनी है इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फ्री पानी और सीवर की व्यवस्था का दुरुपयोग भी हो रहा है। ऐसे में अब जल संस्थान सख्ती करने के मूड में है। देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पहाड़ दूर से जितने ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं उतने ही सामाजिक सौहार्द के लिए भी मशहूर हैं। नैनीताल की महिलाएं किचन के सामान से हर्बल कलर तैयार कर रही हैं, जिसकी काफी डिमांड भी है। रंग होली का जरूर चढ़ा है और इस रंग में कौमी एकता की खुशबू देश भर को रंगीन कर रही है। नैनीताल की ये महिलाएं किचन के सामान से ही होली के लिए अबीर गुलाल तैयार कर रही हैं। अरारोट, मक्के और गेंदा गुलाब गुलहड़ की महक इस रंग में है, तो चुकंदर और पालक की प्यूरी और सब्जियों से इसे रंगीन किया गया। 8 तरह से बन रहे इन कलर्स को 4 से 5 दिनों में तैयार किया जाता है, जिसकी बाजार में भी काफी डिमांड है। सब्जियों का जूस निकलता उससे बना है सब, और जो हमारे फलों का जूस निकलता उनका उससे बना, और जो हमारी स्किन के लिए बहुत सेफ़ है। जो बाज़ार में रंग मिलते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, उसमें केमिकल वाले कलर्स होते हैं जो हमारे स्किन को हार्म करते हैं। कलर के हमने रेट बहुत कम रखे हैं। जैसे पिछली बार हम लोगों ने 100 ग्राम 60 रुपीज़ का दिया था, इस बार हम लोगों ने जस्ट हाफ कर दिया, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो हमने इस बार बनाने में हम लोगों ने ज़्यादा पैसा स्पेंड किया और हमने मार्केटिंग में पैसा ज़्यादा वो नहीं करा। दरअसल इन महिलाओं को पेंटिंग करते हुए होली का रंग तैयार करने का ख्याल आया, तो इन्होंने घर पर ही हर्बल रंग बनाना शुरू किया। महिलाओं को इस काम में अपने साथ जोड़ा तो देहरादून, बरेली समेत कई बाजारों से इसकी डिमांड आने लगी। वहीं कई महिलाओं को घर में ही रोजगार मिलने लगा।